तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, और यह 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग आज शुरू करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से हट के कुछ दूसरा क्वेश्चन आना संभव ही नहीं है। ये आधे से 1 घंटे का वीडियो है। एक बार देखने के बाद आपका चैप्टर 1 जो बायोलॉजी का है वो पूरा संपूर्ण खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आ भी नहीं सकता। चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो यह एक विषय है। यह क्या है? एक विषय है जो हमें क्या करता है। यह विषय हमें सजीवों एवं उससे संबंधित जितने भी सजीव हैं उससे संबंधित कारक का अध्ययन कराता है। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि यह विषय हमें सजीवों से संबंधित जितने भी कारक हैं उनका भी अध्ययन कराता है और सजीवों का भी अध्ययन कराता है। ठीक। तो कारक से यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ एक वर्ड है कारक। क्या वर्ड है? कारक एक वर्ड है। यह कारक क्या है? कारक से मतलब है कि जो सजीवों को क्या करेगा? प्रभावित करेगा किसी न किसी रूप से। वह कारक क्या हो सकता है? मृदा हो सकता है। वह कारक क्या हो सकता है? जल हो सकता है। यह भी हमें प्रभावित कभी करता है। जल भी इसे प्रभावित करता है। किसको? सजीव को करता है ना। तो मृदा भी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा और वायुमंडल भी हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा। बात समझ आया? तो इस सब क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कभी का? सजीवों से संबंधित कारक है। तो सिर्फ सजीव का ही नहीं, सजीव से संबंधित कारकों का भी अध्ययन कराता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं यह विषय हमें सजीवों एवं उससे संबंधित कारकों का अध्ययन कराता है। चलिए, तो जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने उपवर्ग में बांटा गया है? 2 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला क्या है? जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता सामान्यतः माने जाते हैं किसको? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान जो पेड़ पौधे हैं कौन है? थियोफ्रेटस है। ठीक है। ये तो आपको मोटा मोटी जानकारी मिल गया आपको जीव विज्ञान किसे कहते हैं उसका। अब हम लोग जानकारी हासिल करेंगे किसका? पाठ्यक्रम क्या है हमारे 10th का वो भी जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। पाठ्यक्रम में हमको पहला चैप्टर पढ़ना है पोषण किसे कहते हैं, या पोषण से संबंधित चीज़ें। दूसरा श्वसन से संबंधित चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा परिवहन से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद उत्सर्जन से संबंधित। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद प्रजनन। उसके बाद आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। पहला चैप्टर क्या था? पोषण। दूसरा श्वसन। तीसरा परिवहन। चौथा उत्सर्जन। पांचवा नियंत्रण एवं छठा प्रजनन। सातवां आनुवंशिकता एवं जैव विकास। है ना। तो अब हम लोग पढ़ने चलेंगे कि अब इसके बारे में पढ़ते चलेंगे हम लोग कौन क्या है नहीं है। चलिए, अब आपका चैप्टर 1 शुरू होता है। ठीक। चैप्टर 1 अब आपका शुरू होता है। आपका पहला क्वेश्चन चैप्टर का है कि जैव प्रक्रम क्या है। कथी है? जैव प्रक्रम। इसको जैव प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जैव प्रक्रम भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यह क्या है? तो जैव प्रक्रम क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि भाई जीवों में अगर होने वाली प्रक्रिया है तो प्रक्रिया है क्या? तो देखिए, यह जीवों में कभी में जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है। यह है ना, कभी है जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिससे वह क्या करता है? जो जीव है वह टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है और मरम्मत के साथ साथ उसे ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है जिससे हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखें
तो पोषण भी एक कथी है, जैव प्रक्रम ही है। तो हमारे अंदर श्वसन की क्रिया हो रही है वह जैव प्रक्रम ही है। उत्सर्जन जो हो रही है वह भी जैव प्रक्रम है। जो प्रजनन हो रहा है, कथी हो रहा है, प्रजनन, वो भी एक प्रकार का क्या है, जैव प्रक्रम ही है। प्रजनन जो हो रहा है वो क्या है, जैव प्रक्रम है। परिवहन जो हो रहा है, खून इधर से उधर जो जा रहा है वह क्या है, एक परिवहन का ही काम है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई पोषण है क्या, कथी है, पोषण क्या है। हम लोग जैव प्रक्रम देख लिए कि जीव में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है और उससे ऊर्जा की भी प्राप्ति करता है। समझा गया, वो क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, अब पोषण में देखते हैं कि अब यह देखो, यह क्या करता है, सजीवों में होने वाली, कथी है, सजीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव भोजन से आवश्यक पोषक, कथी, आवश्यक पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है। जैसे खाना हम लोग खाते हैं तो उस खाने में जो जो चीज़ हमारे शरीर के लिए चाहिए उसको तोड़ करके उससे वह ग्रहण कर लेता है और उसी से क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वह अपने शरीर का क्या करता है, विकास के साथ साथ टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी करता है। तो यह सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। कथी कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। समझा गया, अभी हम लोग पढ़े थे। पोषण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पोषण जो होंगे वो उनकी विधि मुख्यतः कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। ठीक है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक है, एक क्या है, स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। समझा गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए, हेतु मतलब के लिए, यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन हेतु स्वयं पर निर्भर करता है, यानी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते हैं। एल्गी जो होते हैं वो भी सूक्ष्म जीव है, यह क्या करता है, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है। फंगी भी जो है यह भी निर्भर नहीं करता है। यानी यह तीनों उदाहरण है स्वपोषण का। अगर हम पर पोषण को देखें तो इसमें जीव जो है, मतलब यह पोषण की ऐसी प्रक्रिया है, पोषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन के लिए, कथी के लिए, भोजन हेतु जीव, भोजन हेतु जो जीव हैं वह सामान्यतः दूसरे जीव पर, किस पर, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। किस पर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो उच्च कोटि के जितने जीव आते हैं वो सब पर पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे में देखेंगे तो मनुष्य हो जाएगा, जैसे में देखेंगे तो शेर हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, और भी बहुत सारे जीव का नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, अब पोषण के आधार पर जीव को हम लोग कितने वर्गों में बांटेंगे, 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटेंगे, 2 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। कैसे कैसे, एक स्वपोषी और परपोषी। यह जीव को हम लोग बांटने जा रहे हैं किसके आधार पर, पोषण के आधार पर। कुछ जीव स्वपोषी कहलाते हैं, कुछ जीव परपोषी कहलाते हैं। तो वैसे जीव जिसमें स्वपोषण की क्रिया होगी वह क्या कहलाएगा, स्वपोषी जीव। और पोषण की वैसी क्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करेगा, यानी कि परपोषण, जिसमें परपोषण की क्रिया होगी, जिसमें परपोषण की क्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी जीव। उदाहरण के रूप में बड़े उच्च कोटि के जीव जो आते हैं वो परपोषी में आते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते, पेड़ पौधे, एल्गी, फंगी, ये सब कथी में आते हैं, स्वपोषी में आते हैं। समझ में आ गया। चलिए उसके आगे देखते हैं पोषण के। अब पोषण का प्रकार भी तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, पर पोषण के प्रकार हम लोग जानेंगे। अब देखिए हम लोग यह जान लिए कि भाई पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। समझा गया। अब उसके बाद पोषण के आधार पर जीव को 2 वर्गों में भी बांट लिए। समझा गया। अब जो पर पोषण है उसके भी कुछ प्रकार हैं जो हम लोग जान लेते हैं। मतलब स्वपोषण तो एक था ही, दूसरा पर पोषण था। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि पर पोषण का कितने प्रकार हैं। समझा गया। तो पर पोषण के प्रकार हैं, एक है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण, और एक कीटभक्षी पोषण है जो आपकी किताब में
नहीं मिलेगा, लेकिन यह भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, नॉलेज के लिए है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए परजीवी पोषण क्या होता है। तो परजीवी पोषण में यह पर पोषण का, क्योंकि दूसरे जीव पर निर्भर करेगा, तो पर पोषण का ही एक प्रकार होगा। तो यह पर पोषण का एक क्या है, प्रकार है, जिसमें कोई भी जीव जो है वह, कुछ जीव जो है अस्थाई और अस्थाई रूप से दूसरे जीव से अपना कथी प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है, एक अस्थाई और दूसरा एक अस्थाई। यह क्या है, अस्थाई मतलब उसके शरीर पर ही रहेगा, और अस्थाई का मतलब कि उसके शरीर पर नहीं रह करके उसी के आसपास के जगहों पर रहेगा, लेकिन भोजन उसी से प्राप्त करेगा। समझ में आ गया, अस्थाई का मतलब, अस्थाई का मतलब समझ में आ गया। जैसे अस्थाई रूप से बात करें तो आपका ढील है, आपके शरीर पर ही रह करके भोजन प्राप्त कर लेता है। आठगोरबा है, वो जीव शरीर पर ही रह करके भोजन प्राप्त कर लेता है, समझ में आ गया। लेकिन मच्छर जो है वह अस्थाई रूप से रहता है, आपके शरीर पर रहता नहीं है, आ करके भिन भिन करके काट के भाग जाएगा, समझ में आ गया। खून का रिश्ता है आपको उसके साथ, क्योंकि खून आपका खा रहा है, वो खून पी रहा है ना, तो किसका रिश्ता हुआ, खून का ही रिश्ता हुआ ना, रिलेशन है आपका उसके साथ, खून का रिलेशन। आइए उदाहरण के रूप में अगर परजीवी पोषण की बात करें तो उदाहरण के रूप में है जोंक भी पकड़ लेता है। जो पानी में हम लोग जाते हैं मच्छी मारने के लिए, तो वहाँ पे हमको मारने लगता है, वो कौन, जोंक है, और ये बहुत तगड़ा पकड़ता है। ये भी आपके खून ब्लड को खींचना शुरू करता है, वो हाथ से भी नहीं जल्दी निकलेगा। वो ऐसा नहीं कि हाथ से जल्दी निकल जाता है, लेकिन बहुत मतलब कस के पकड़ता है वो। ऐसा नहीं कि आपको पकड़ लेता, आप पिलास लेकर उसके पीछे घूमते रहे, नहीं समझ में। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, मृतजीवी का है। कथी है, मृतजीवी पोषण। अब देखते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या है। इधर नाम से ही स्पष्ट है, मृत मतलब मरा हुआ चीज़ से अपना भोजन प्राप्त करेगा। सीधा डेफिनेशन आप एक ही प्रकार से याद कर सकते हो। यह पोषण का एक प्रकार है जिसमें जीव क्या करता है कि मरे हुए जो जीव जंतु है ना, जीव जंतु, उसको अपघटित मतलब यहाँ सड़ने और गलने से है, ठीक है। तो अपघटित करके अपना भोजन तैयार कर लेता है। जैसे कवक है, जिसको जातीय भाषा में हम लोग कथी कहते हैं, एक गोबर छत्ता होता है, उसी का उदाहरण है, समझ में आ गया। उसके बाद मशरूम जो आप लोग खाते हैं वो भी किसका उदाहरण है, मृतजीवी का। सड़ा गला चीज़ गोबर जो होता है ना, समझ में आ गया, उसको सड़ा गला के जो होता है उस पर वो गोबर मशरूम उगाया जाता है। फंगी भी उसी का उदाहरण है, समझ में आ गया। उदाहरण याद कर लीजिएगा, उदाहरण एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब है प्राणी संपोषण। अब एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, प्राणी संपोषण क्या है, प्राणी संपोषण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम लोग आ जाएंगे, जैसे कि यह पोषण का एक कथी है, प्रकार है, जिसमें जीव बाह्य घटकों से, कथी से, बाह्य घटकों से मतलब बाहर से कथी करता है, ठोस या तरल रूप में भोजन क्या करता है, अंतःग्रहण करता है, उसको अपने शरीर के अंदर लेता है और उससे अपना भोजन, उससे अपना पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में शेर भी वैसा करता है, चीर फाड़ करके खा लेता है दूसरे जीव को। आदमी हम लोग तो समझते हैं ना, अंडा से लेके मुर्गी से लेके उसका बच्चा तक खा जाते हैं। उसके बाद बिल्ली है, बिल्ली चूहा को खा जाता है, नहीं समझ में आया, तो आपका दूध पी जाता है कि घर का, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको उच्च कोटि के जीव जंतु में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंचे कोटि में देखने को मिलेगा, निम्न भी मिलता है। चलिए उसके बाद जो अगला आपको बताए थे वह है कीटभक्षी। क्या है, कीटभक्षी क्या है, कथी है, कीटभक्षी क्या है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को अपना कथी करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कीट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं एवं उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीट को अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। जैसे छिपकली विपकली, चाहे कुछ हो गया, छोटे जीव उसके अंदर जाएगा और उसको वो लॉक कर लेगा। सुनना गया। जैसे उदाहरण के रूप में 3 पौधा याद कर सकते हैं। एक घटपर्णी है, कथी है, और दूसरा है ड्रोसेरा और एक है वेनस। समझा गया। यह तीनों पौधा ऐसा है। अब ये क्या करता है कि इसको कली के टाइप का फूल की तरह बड़ा सा लंबा खिलता है और उसके बीच में एक ऐसा केमिकल निकलता है जो सुगंधित होता है, और जो छोटे मोटे कीट होते हैं वह उससे आकर्षित होता है और उसके अंदर जैसे ही जाता है ऊपर से वह लॉक कर देता है। समझ में आ गया। ऐसे शेप में वह पाया जाता है, ठीक है।
और जैसे ही इसके अंदर गया कभी कीट इधर गया, ये क्या हो गया अब इसके अंदर पाचन कुछ एंजाइम बनेगा, वो इसको पचा देगा, कीट का कहानी खत्म। समझ में आया? चलिए तुम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब बार बार हम लोग ये जान लिए हैं कि भाई पोषण की क्रिया में हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करके कर लेते हैं। तो अब भाई पोषक तत्व क्या है? कथी है पोषक तत्व क्या है? कथी है पोषक तत्व क्या है ये जानते हैं। ये पोषक तत्व किसे कहते हैं या पोषक तत्व क्या है, समझ में आ गया? अब पोषक तत्व क्या है तो देखिए, भोजन के उपरांत जब हम लोग भोजन कर लेते हैं उसके बाद, उपरांत का मतलब होता है उसके बाद, जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो प्राप्त भोजन के उपरांत, भोजन के बाद है ना, जो प्राप्त तत्व या मूल पदार्थ, तत्व या मूल पदार्थ जो ऊर्जा किसके लिए, ऊर्जा के लिए, शरीर के विकास के लिए तथा शरीर के कथी के लिए, मरम्मत के लिए कथी होता है, आवश्यक होता है। पोषक तत्व क्या है तो भोजन के उपरांत प्राप्त वे तत्व या मूल पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा विकास तथा मरम्मत के लिए कथी होते हैं, आवश्यक होते हैं। कथी होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए? ऊर्जा की प्राप्ति सबसे ज़्यादा कथी से होता है शरीर में, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन का काम क्या है तो शरीर का वृद्धि करना और विकास करना, यानी आपके शरीर का मांसपेशी में विकास चाहिए, मोटा, इस सब के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब चलिए वसा की बात करें तो ये ऊर्जा का भंडार होता है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या देता है, वसा देता है, यानी फैट देता है। चौथा विटामिन, विटामिन कथी करता है, ये अलग अलग कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है, अलग अलग अंगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है विटामिन। खनिज लवण की बात करें तो यह हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट है, दांत के लिए, अंग के अलग अलग अंग के निर्माण के लिए। जल का आपको जानबे करते हैं, यह जीवन का कथी है, जल जीवन का क्या है, आधार है। जल क्या है, जीवन का आधार है। जल नहीं रहेगा तो कल भी हम लोग नहीं रहेगा। अब जल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा का क्या करता है, संपादन करता है। रासायनिक कार्य जितना भी हमारे शरीर में हो रहा है ना, उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। इसीलिए आपको बार बार 2 घंटे में 3 घंटे में कभी लगता है, प्यास लगता है। तो यहाँ से उठ के आप लोग कल पे नल पे, समझ में आ गया, चले जाते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठंडी के मौसम में कम जल की आवश्यकता होती है, समझ में आ गया। इसीलिए कहावत है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। तुम्हारी नजरों में हमने देखे अजब सी चाहत झलक रही है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पौधे में पोषण की क्रिया, पौधे में पोषण की क्रिया का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी पोषण की क्रिया जो होता है वो पौधे में किस प्रकार होता है, इसके बाद हम लोग जानेंगे मनुष्य में किस प्रकार का होता है, कुछ छोटे मोटे जीव जो हैं उसमें किस प्रकार का पोषण होता है। तो पहले पौधे में तो जान लें। चलिए, पेड़ पौधे में, पौधे एवं कथी में, पौधे या पेड़ में, पौधे या पेड़ क्या है, एक प्रकार का स्वपोषी जीव है। इसमें जो पोषण की क्रिया होती है वह सामान्यतः किसके द्वारा होता है, एक क्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण। उसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसमें कथी होता है, पोषण की क्रिया संपन्न होता है ना। और उस पोषण के लिए आवश्यक शर्त जो है, ठीक है, निम्न है। एक तो उसको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए। तीसरा, क्लोरोफिल की उपस्थिति उसको चाहिए। समझ में आ गया, क्या चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए। उसके बाद जो जीव है, अब जीव जिंदा ही नहीं रहेगा, नहीं समझ में आया, तो संभव है, तो जीव की उपस्थिति भी यह जरूरी है, जीव होना चाहिए ना, तब ना उसमें पोषण होगा। देखिए यह 3 इंपॉर्टेंट है, यह 3 लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए और जीव की उपस्थिति। जीव रहेगा तब ना बनेगा। समझ में आ गया। यह आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो भी आपका काम चल सकता है, ठीक। ये 3 इंपॉर्टेंट है। जल एवं खनिज लवण, जीव की उपस्थिति, और एक 5वां फैक्टर ये भी कह सकते हैं,
जल एवं खनिज कथी लवण। यह प्राप्त होता है कथी से, तो जड़ के द्वारा ऊपर की तरफ। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। कथी है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ये धूपा नहीं है, यह धूप है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कथी करता है, जल ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कथी का निर्माण करता है, ग्लूकोज। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और यही ग्लूकोज उसको खाना के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। समझ गया। यानी प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः जो हरे पेड़ पौधे हैं वह सूर्य से धूप ग्रहण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, और जमीन यानी मिट्टी से जल ग्रहण कर लेता है, और अपने क्लोरोफिल एक वर्णक है उसके उपस्थिति में वह किसका निर्माण करता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। समझ आ गया, कथी का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और वही ग्लूकोज उसका क्या बनता है, खाना बनता है, और उत्पाद के रूप में हमको ऑक्सीजन भी मिल जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग देख लेते हैं फिगर के रूप में क्या है। अब यह जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह क्या है, यानी वायुमंडल से वह 6 गो अणु ग्रहण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और ज़मीन से 6 गो अणु ग्रहण करेगा जल का, और धूप ले लेगा सूर्य से, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है हरा वर्ण के रूप में। ठीक है, और उसे वह यही बनाएगा, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। समझ आ गया। और यह क्या बनाएगा, 6 गो ऑक्सीजन बनाएगा। कथी बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। यही ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए पेड़ पौधे लगाना है। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन को बढ़ाना है। ये अब देख लेते हैं फिगर के रूप में क्या है। जिंदगी इतनी खूबसूरत तुम्हें अभी तक पता नहीं है। चलिए इस तरह से अगर हम लोग देखें, इधर देखिए सर, प्रकाश आ रहा है, हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे क्लोरोफिल वर्णक पाया जा रहा है, यही सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहा है। इससे कौन आ रहा है, जल आ रहा है, H2O। ठीक, उसके बाद सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जा रहा है। कथी पाया जा रहा है, यहाँ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहाँ से मिल रहा है, वायु मंडल से, और यहाँ पर कथी बन रहा है, ग्लूकोज। क्या बन रहा है, ग्लूकोज का सूत्र बोलिए, C6H12O6। यही है हमारा कथी, ग्लूकोज, और यही खाना है किसका, खाना है किसका, पेड़ पौधे का। समझ में गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब पेड़ पौधे में तो हम लोग पढ़ लिए, पेड़ पौधे में हम लोग कभी कर लिए, पढ़ लिए। अब दूसरे जीव हैं अमीबा। क्या है, अमीबा। तो अमीबा में हम लोग जान लेते हैं पोषण की क्रिया किस प्रकार से होता है। तो देखिए अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसको तोड़िएगा फोड़िएगा कहीं से भी तो एक ही प्रकार का रंग दिखेगा, नहीं समझ में आया, कहीं से भी। अब अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन का क्या होता है, अंतःग्रहण होता है। कथी के द्वारा, कूटपाद, है ना, इसको प्यूडो, है ना, सीरोपिया कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कूटपाद कहते हैं। मतलब इसके बाहरी जो स्किन है उसके पास उंगली जैसे संरचना बना लेता है, उसी उंगली जैसे संरचना को क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। समझ आ गया, उंगली जैसा संरचना जो बनाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, कूटपाद कहेंगे।
ठीक। तो चलिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कभी में जिसमें भोजन का अंतःग्रहण किसको द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। और पाचन का प्रमुख एंजाइम जो है वह साइटोप्लाज्म कभी है, साइटोप्लाज्म से निकलता है। मतलब साइटोप्लाज्म एक जगह है जहाँ से प्रमुख एंजाइम निकलता है, और वह एंजाइम भोजन से प्राप्त घुलनशील तत्व को कोशिका द्रव में, वहाँ से थोड़ा बड़ा पचा के कहाँ चला गया? कोशिका द्रव में, ठीक है, जिससे उसे ऊर्जा की प्राप्ति हो जाता है। उसको पचा उचा लिया तो ऊर्जा की प्राप्ति उसको भी तो होगा, वो भी तो जीव है, वो अपना विकास भी करेगा और शरीर का टूटा फूटा मरम्मत का भी कार्य कर लेगा। यानी पोषण की क्रिया इसमें जो होता है, ग्रहण कथी के द्वारा? उत्पाद के द्वारा। साइटोप्लाज्म पर कथी हुआ? बहुत सारा एंजाइम निकला जो भोजन को पचाया, उसका द्रव में चला गया, और वहाँ से फिर स्किन के द्वारा ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। समझा गया? आपसे इसको बाहर निकाल देगा। अब देखिए, अमीबा जो है यही अमीबा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अमीबा में होने वाली जो पोषण की क्रिया है उसको हम लोग होलोजोइक पोषण कहते हैं। कभी कहते हैं एक विशेष प्रकार का पोषण होता है। अब इसमें किस प्रकार का पोषण होता है? तो होलोजोइक पोषण, जिसको हिंदी में हम लोग कभी कहते हैं प्राणी संपोषण। याद आया? भोजन का अंतर्गत बाहर से कर रहा है तो प्राणीय संपोषण ना होगा जी। इंग्लिश में इसको कभी कहते हैं होलोजोइक पोषण। कभी कभी इंग्लिश से पूछ देता है, तब याद रख लीजिएगा तरीका में का, ठीक है। और अमीबा का आकार बोले, अमीबा का कथी बोले? अमीबा का आकार, तो आकार क्या होता है? अनियमित, मतलब कोई इसका नियमित आकार नहीं होता है। समझा गया? कोई नियमित आकार इसका नहीं होता है। जेना मन होना बना दीजिए, यही हो गया अमीबा। बात समझा गया? जेना मन होना ये भी हो सकता है, एना मन है जेना होना बना दीजिए। यही उंगली जैसे संरचना ऐसे ऐसे बना लेगा, यही कूटपाद का निर्माण करता है। भोजन का अणु फंस गया, इधर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। समझा गया? इसको रसधानी भी कहते हैं, राजधानी नहीं, रसधानी। अब आगे देखते हैं क्या है, नहीं है, कैसे है, क्यों है। हम लोग यह जान लिए कि अमीबा में पोषण की क्रिया कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कथी में? कथी में? पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे होती है। तो देखिए, पैरामीशियम जो है वह भी एक कोशिकीय जीव है, और यहाँ भोजन के कण सीलिया के द्वारा, उसमें क्या होता था अमीबा में? कूटपाद के द्वारा। यहाँ पर सीलिया के द्वारा, कथी के द्वारा? सीलिया के द्वारा। मतलब बाहरी जो चीज़ है ना, ये ऐसे बनेगा ये, ठीक, और ऐसे बन करके ये भोजन को क्या करेगा? अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सीलिया, ठीक है। अमीबा में क्या बोलते थे? कूटपाद। मदद की कोशिका मुख, और उसके बाद कहाँ भोजन चला आता है? कोशिका मुख में चला आता है, जहाँ पे ये जरूरी है, यहाँ पे अंदर लिया जाता है, और जिसके बाद खाद्य रिक्तिका जहाँ पर जाके जमा होगा वो खाद्य रिक्तिका में चला जाता है। वहाँ पर अब खाद्य रिक्तिका में होगा क्या? तो प्रमुख एंजाइम जो है वहाँ पर निकलेगा, और वह एंजाइम भोजन को कभी करेगा? पचाएगा, ठीक है। और अपचित भोजन वह गुर्दा छिद्र के द्वारा, स्किन के द्वारा ही कहाँ निकल जाता है? इसको इंग्लिश में साइटोप्रोक्ट कहते हैं। उसी के द्वारा कहाँ निकल जाता है? इसके बाहर निकल जाएगा। समझना गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ना है। यही है आपका कथी, क्या है? पैरामीशियम। ये आकार अगर की बात करें तो कथी के आकार का होता है? चप्पल के आकार का होता है। कथी के आकार का होता है? आकार की बात करें तो यह किसके आकार का होगा? चप्पल के आकार का होगा, ठीक। चलिए, अब हम लोगों के बारे में पढ़ना है कि मानव में पोषण की क्रिया कैसे होता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो मानव में पोषण की क्रिया को हम लोगों को समझाना है। तो मानव एक उच्च कोटि का, कथी है? बड़े उच्च कोटि का क्या है? जीव है। मानव क्या है? उच्च कोटि का जीव है, जिसमें पर पोषण की क्रिया होती है। कथी कोटि क्रिया होती है? पर पोषण की क्रिया होती है। और इसमें भोजन जो है वह भोजन का अंतःग्रहण होता है। कथी से? मुख से, और वहाँ से ग्रास नाली में जाता है, फिर अमाशय में जमा होता है, फिर अग्नाशय कुछ काम करता है,
यकृत का बहुत सारा फंक्शन है, वो काम करता है। फिर छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है, और उसकी सब की सहायता से वह कथी करता है, संपन्न करता है पोषण की क्रिया को। और जिसमें भोजन जो है उसका सरलीकरण, सरलीकरण मतलब भोजन के अणु को तोड़ना हो गया, भोजन के अणु को तोड़ना होगा, एवं अवशोषण करना। अब शरीर में अवशोषण भी उसका हो गया, समझ में गया। तो भोजन को सरल रूप में तोड़ देना, उसको शरीर में अवशोषण कर लेना, यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो मानव में पोषण की क्रिया कौन कौन अंग से होता है, मुख, ग्रास नली, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। इस सब की सहायता से क्या होता है, भोजन छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं, यानी सरलीकरण हो गया। और जो हमको मूल तत्व चाहिए उसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, पोषण की क्रिया समाप्त हो गया। समझा गया। अब आगे बात करते हैं कथी का, पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, समझा गया। पाचन तंत्र क्या है, तो जो भी अंग, हमारे शरीर का जो भी अंग का समूह जो है पोषण की क्रिया में सहायता करेगा या पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करेगा, उन्हीं अंगों के समूह को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए, भोजन के जो कण हैं या कणों को सरलतम रूप में बदल कर उसको क्या करता है, शरीर अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने में जो सहायक अंग हैं उनके जो समूह है, जैसे मुख है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इस सभी अंग आपस में क्या करता है, एक दूसरे से मिल करके भोजन के कण को छोटे रूप में बदल देता है, यानी सरलीकरण कर देता है, अवशोषण कर देता है। यानी जो जो अंग का समूह मिल करके पाचन की क्रिया करता है उसी अंगों के समूह को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन तंत्र हमारे शरीर के उन सभी अंगों का समूह है जो पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान कर रहा है। समझ गया, यह करता है। कोई दिक्कत, याद कर लेंगे, एग्जाम में फर्स्ट मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो गर्दा उड़ा देना एग्जाम में, यही ना। चलिए, अब हमको टिप्पणी करना है इसी अंगों में कौन कौन से अंग हैं, कहाँ कहाँ हैं। हमको मुख के बारे में जान लेना है, ग्रास नली के बारे में जान लेना है, अमाशय के बारे में, अग्नाशय के बारे में, यकृत के बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। जी। हम लोग जानते हैं क्या है, किन्ने हैं, पकड़ते हैं उसको। चलिए, पहले मुखे के बारे में जान ले, दुखे खत्म हो जाएगा। पहले मुखे के बारे में जान लेते हैं, दुखे खत्म हो जाएगा। जी। आइए, मुख क्या है, तो मानव का जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र का कथी है, ये पाचन तंत्र का पहला भाग है। पहला भाग कौन है, मुख है ना, है जी। जहाँ से क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है। यानी भोजन का अंतःग्रहण कथी से होगा, मुख से ही होता है। सबसे पहला भाग यही है। अब मुख के निम्न घटक है, यानी मुख के अंदर क्या क्या होता है, तो हम लोग ए नंबर में देखते हैं, दांत है। दांत की संख्या वयस्क में कितना होता है, 32 होता है। दांत की संख्या वयस्क में कितना होता है, पूरे जीवन काल में कितना होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि दूध के दांत होते हैं 20। सुना गया, दूध के दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। और जब 20 है तो 20 में टूट के गिर जाएगा तो दांत जीवन काल में 52 हुआ ना, 32 और 20 52। अब देखिए, दांत से जुड़ा हुआ कुछ एक नंबरी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, क्या है वो, सबसे कठोर भाग जो है वह क्या है, इनेमल है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन है, इनेमल। और दांत, समझा गया, दांत का सबसे कठोर भाग क्या है, और ये दांत का नहीं, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है कौन, इनेमल। दांत का ऊपरी जो परत है उसी को क्या कहते हैं, यह क्या है, दांत का ऊपरी परत है, कथी है। अब देखिए, अगर आगे की बात करें, दांत कितने प्रकार के, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तब दांत के प्रकार देखेंगे तो 4 प्रकार के हैं, मोलर, प्री मोलर, इंसिजर और कैनाइन। समझा गया, ठीक है। रदनक, कतरनक, कतरनक, रदनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक और यह चवर्णक है। समझा गया। अब देखिए, अगर बात करें कथी का, जीभ का, किसकी बात करें, जो आप लोगों का चलता है
सबसे ज़्यादा, उसी की बात चल रहा है अभी। तो दिक्कत चाहे खाने में हो चाहे बोलने में हो। तो जीभ क्या है? तो यह एक प्रकार का कथी है? या मासल मांसल संरचना है, यानी मांस से बना हुआ है तो मांसल संरचना है, जो कथी करता है? भोजन को निगलने में सहायक होता है। कथी होता है? सहायक यानी यह एक प्रकार का मांसल संरचना है जो भोजन को निगलने में सहायक होता है। याद रखिएगा, हम बोल दिए कि भोजन को निगलने में सहायक होता है, ध्यान देगा, जी भोजन को निगलने में सहायक होता है, तो खाली यहाँ पर पाचन की बात चल रहा है तब ना। जी लेकिन अगर लंबा जुबान की बात करें तो सबका होता है, तो दिक्कत। तो चलिए, जीभ में जो स्वाद कलिका होता है, जीभ में क्या होता है? स्वाद कलिका और वह स्वाद कथी करता है? स्पष्ट करता है कि मीठा है कि तीखा है कि ज़्यादा तीखा है कि उससे भी ज़्यादा तीखा है कि तीखे तीखा है, समझ आ गया, कि पूरा तीखा है ना। यह उम्र के बढ़ने पर कम होता है। धीरे धीरे बुढ़िया सबको देखिएगा तो स्वाद कलिका को स्वाद का पता नहीं चलता है, इसलिए वो ज़्यादा तीखा पसंद करने लगता है। समझ में आ गया? आइए आगे देखते हैं। देखिए, यह जीभ है, जीभ का जो पिछला हिस्सा है, जीभ का कथी है? जो पिछला हिस्सा है कथी है? यह कड़वा हट को महसूस करता है। इस साइड वाला हिस्सा जो देख रहे हैं यह खटापन को महसूस करता है। इस साइड वाला हिस्सा जो है, ये वाला और ये वाला, समझ आ गया, यह नमकीन को। और सबसे बाहरी हिस्सा जो देखते हैं ना, ये वाला, वह किसको दिखाता है? मीठा को दर्शाता है। समझ आ गया? तो यहाँ पर छोटे छोटे कथी हैं? स्वाद कलिका है। क्या है? और ये गर्ल्स का सबसे ज़्यादा काम कौन सा करता है हिस्सा? गर्ल्स का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा काम करता है? ये खटा वाला। कोई खटा वाला होता है कथी में? पानी पूरी में। ठीक है, एक दिन में नहीं खाएगा तो मर जाएगा आदमी। यहाँ देखिए, अब दूसरी बात हम लोग बात कर रहे हैं किसका? लार ग्रंथि का। अब लार ग्रंथि क्या होता है वो जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब लार ग्रंथि क्या है? इसमें प्रमुख एंजाइम होता है। इसमें प्रमुख एंजाइम होता है। प्रमुख कौन सा होता है? चलिए आगे देखते हैं किसके बारे में। लार ग्रंथि क्या है? कथी है? लार ग्रंथि क्या है? तो ये कथी है ये? अब लार ग्रंथि क्या उत्पन्न करता है? एंजाइम, एमाइलेज और लाइसोजाइम। ये सब क्या करता है? उत्पन्न करता है। ये प्रमुख एंजाइम सब है। इसका काम करती है कीटाणु को मारना। कीटाणु को मारने में कथी करता है? सहायक करता है, और कुछ भोजन को भी पचाने में सहायता प्रदान करता है। अब प्रमुख चीज़ अमाशय के बारे में आपसे पूछता है कि अमाशय क्या है। अब क्या है? यह थैली नुमा संरचना है। थैली जो देखते हैं ना, इसका आकार बात करें तो कथी का? जे या यू के आकार का होता है। और यह डायफ्राम के ऊपर बाएं तरफ ग्रास नली एवं ग्रसनी के कथी में होता है? डायफ्राम के ऊपर ग्रास नली और ग्रसनी के बीच में उससे रहता है। यहाँ पर भोजन कथी होता है? जमा होता है। कोई पूछेगा भोजन कहाँ पे जमा होता है? अमाशय में जमा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? तब प्रमुख एंजाइम कौन कौन एंजाइम है? पेप्सिन है जो प्रोटीन को पचाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कीटाणु को मारने में सहायता करता है। समझ में आ गया? सहायक होता है। आगे बात करें तो देखिए, अमाशय का जो भीतरी दीवार है, अमाशय का जो भीतरी अंदर का जो दीवार है वह कथी से? स्लेमा से ढका होता है। अब काला ढका होता है स्लेमा से, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो उसको कथी कर देगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्योंकि यह खतरनाक होता है, जला देगा। एवं एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ एंजाइम ऐसा होता है जो उसको कहीं कहीं पचा न दे उसके दीवार को, इसलिए स्लेमा से वह ढका होता है। यह स्लेमा बचाता है कथी से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और एंजाइम से। समझ आ गया? तो चलिए आगे बात करते हैं कि अग्नाशय क्या है। कथी है? अग्नाशय। अब अग्नाशय क्या है? अग्नाशय मानव का सबसे बड़ी
मिश्रित ग्रंथि है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो शरीर का वह ग्रंथि जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है उसको क्या कहते हैं, समझा गया। दोनों एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी, यानी अग्नाशय हार्मोन का भी निर्माण करता है और एंजाइम का भी। यह शंकु के आकार का होता है। आकार कथी का होगा, शंकु के आकार, और यह प्रमुख एंजाइम कौन कौन सा एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, इंसुलिन, इसको ग्लूकागोन भी कहते हैं, है ना। इस सब का क्या करता है, स्राव करता है। यह भोजन का कथी करता है, पाचन के साथ साथ रक्त में यानी खून में शर्करा, शर्करा मतलब ग्लूकोज, है ना, उसका संतुलन में सहायता प्रदान करता है। इससे संबंधित जो बीमारी है वो क्या है, डायबिटीज। यही इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो एक बीमारी है जिसको हम लोग कथी कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। इसको चिनिया बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आगे क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कथी है, यकृत है। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन माना जाता है, यकृत। लेकिन मिश्रित ग्रंथि बोलेगा तो अग्नाशय हो जाएगा, और सीधा ग्रंथि बोलेगा तो, सुनना गया, सबसे बड़ी ग्रंथि सीधा बोल दिया तो यकृत, अब मिश्रित ग्रंथि बोलेगा तो अग्नाशय, और शरीर का सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो त्वचा। इस सब में कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। अब देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। यह पेट के दाहिनी ओर, पेट के दाहिनी ओर और डायफ्राम के कहाँ पर, तो नीचे स्थित रहता है। इसका रंग बात करें तो हल्का लाल और क्या होता है, भूरा होता है। इसका प्रमुख अगर कार्य की बात करें तो पीत्त का स्राव करना है। कभी है, पीत्त का स्राव करता है, जो भोजन को जहरीला होने से बचा देता है। ठीक है, वसा का पाचन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यकृत में ही होता है। यह जहरीले पदार्थ जो भी जहरीला है या नशीला है उस सब का क्या करता है, तो शरीर से निष्कासन कर देता है, समझा गया। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। भोजन को सड़ने से भी बचाता है और उसको पचाता है। ठीक है, बचाता है, कभी करता है, सड़ने से बचाता है और पचाता भी तो है बहुत सारा चीज़। यह विटामिन कथी का, ए का संचय कर लेता है, यानी जमा कर लेता है। विटामिन ए वो क्या कर लेता है, शरीर में जमा कर लेता है। जब ज़रूरत होता है तो उसको क्या करता है, शरीर को रिलीज करके दे देता है कि लो भाई मेरे पास है, यानी बैंक का काम करता है। विटामिन ए को अपने बैंक में जमा कर लेता है। अब आगे देखते हैं कि अगर हम भार के अनुसार बात करें तो इसका भार कितना होता है, 1200 ग्राम से 1500 ग्राम, 1.2 kg से 1.5 kg के बीच हो सकता है। किसी का कम, किसी का अधिक हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे प्रमुख भाग जो भोजन का अवशोषण करता है वो क्या है, छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत है। तो छोटी आंत क्या करता है, यह पाचन तंत्र का सबसे कभी है लंबा भाग है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर लंबाई होता है। यह कभी से अमाशय एवं बड़ी आंत के बीच उपस्थित रहता है, यानी अमाशय और बड़ी आंत के बीच में यह रहता है। इसमें जो भोजन होता है उसका अधिकांश पाचन कथी होता है और अवशोषण होता है, यानी शरीर में सबसे ज़्यादा पाचन और उसका अवशोषण कहाँ पर होगा, छोटी आंत में होगा। और इसके प्रमुख कितने अंग हैं, भाग हैं, उपभाग 3 हैं, ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम। कौन कौन है, डेडूनम, जेजोनम, इलियम। डेडूनम, जेजोनम, इलियम। जो वर्ड आपको ज़्यादा परेशान करे उसको ज़्यादा याद कीजिए, भूल नहीं पाइएगा, समझ आ गया। अब इसका अगला भाग हिस्सा की बात करें तो कौन है, बड़ी आंत। यह क्या करता है, तो पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। कौन भाग है, अंतिम भाग है। इसकी जो लंबाई है वह मात्र कितना मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है। और इसके 4 प्रमुख भाग हैं। कितने भाग हैं, कौन है, सीकम, कोलोन, मलाशय और अंतिम क्या है, गुर्दा है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, जल को अवशोषण करके देना और जो अपचित पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने में यह ज़्यादा मदद करता है। यहाँ कुछ सहजीवी रहता है। सहजीवी मतलब हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। वो
सहजीवी मतलब हमारे शरीर के अंदर ही रह करके हम ही से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो कुछ सहजीवी रहता है कहाँ पर, बड़ी आंत में, और वह सहायता करता है कथी बनाने में, विटामिन के का निर्माण करता है वो। और बी कॉम्प्लेक्स, समझते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स में सब विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी वहीं पर होता है। यानी हमारे लिए यह सहजीवी सहायक है ना, और रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। चलिए, इससे संबंधित अगर बीमारी की बात करें, इससे संबंधित बीमारी कौन सा है, अपेंडिक्स है, जो तुम्हें हुआ था, पता ना। तो यह कथी होता है, इसमें एक अवशिष्ट अंग होता है, वो अंग हमारे किसी काम का नहीं होता है। जब उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है तो पेट में दर्द बढ़ जाता है, डॉक्टर कुछ नहीं करता है, उसको काट के हटा देता है। फालतू ऐसे भी अंग है वो, तो फालतू का अंग है, सत्संग क्या करेगा, अंदर काट के हटा देता है। आइए अगला हिस्सा की बात, अगले बात करते हैं सबका कौन कहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा है यह तालू है, ठीक है, और यह जबड़ा है। सबसे मजबूत हिस्सा कौन होता है, जबड़े होता है। लेकिन इसकी बात को हमको नहीं करना है, हमको बात करना है मुख का, जीभ का। यह मुख हो गया, यह कथी है, ये लंबा जुबान, यह जीभ हो गया, यह जीहा बोलते हैं, है ना। यह तार ग्रंथि नहीं है, यह लार ग्रंथि है। समझ में आया। ठीक है, यह लार ग्रंथि है, यह लैरिंग्स है, यह गैलेट है, कंठ बोलते हैं इसको, है ना। इसको उदर यानी पेट, यानी कथी बोलते हैं इसको, अमाशय कहते हैं। ठीक है, बात करें आगे तो चलिए ये छोटी आंत यही अमाशय से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत यही कथी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यही छोटी आंत अमाशय से जुड़ा हुआ है। इधर उधर जा रहा है, देखते रहिए। इसी की लंबाई कथी होती है, 7 मीटर लगभग। यह बड़ी आंत आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है, बड़ी आंत है। इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये कथी है, यही है कथी, अमाशय है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े अपेंडिक्स नामक बीमारी जो है, यह कथी होता है, यही जो बड़ी आंत का यह भाग है थोड़ा बड़ा हो जाता है, यही कथी कहता है, अपेंडिक्स नामक बीमारी उत्पन्न कर देता है। यही बड़ी आंत का अंतिम भाग है, एनस है, इसी के द्वारा अपशिष्ट बाहर निकल जाता है। बात खत्म हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। चलिए, अब एक है दंत अस्मिछय क्या है, कथी है, अगला क्वेश्चन है दंत अस्मिछय दंत अस्मिछय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, दंत अस्मिछय क्या है कि दांत के अंदर मीठे पदार्थों के सेवन के उपरांत, मीठे पदार्थों के कथी सेवन के कथी उपरांत फंसे ठोस या तरल का कथी होता है, सरण होता है। कथी होता है, यानी वो सड़ जाता है, सरण होता है या अपघटन होता है। कथी होता है, अपघटन होता है, जिससे दांत के ऊपरी परत कथी होते हैं, कथी होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना
या फिर प्रक्रिया को कथी कहते हैं? दंत अस्मिछय कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह आपका कथी है? दांत यह आपका क्या है? दांत है। दांत दिखाना नहीं है, दांत को देखना है, वो दिक्कत। अभी दांत के ऊपरी परत में जैसे ही ठोस पदार्थ की तरफ फंस जाएगा, ठीक है, इसकी परत को धीरे धीरे नष्ट करके सड़ा देगा। ठीक है, कथी कर देगा? सड़ा देगा, यानी अपघटित करेगा, और यह कथी हो जाएगा? दांत झड़ेगा, झड़ जाएगा। समझ आ गया? और इससे बचने के लिए, कथी करने के लिए? बचने के लिए दांत को 2 बार, कथी बार? 2 बार कथी करना चाहिए? साफ करनी चाहिए, जिससे आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कथी का? ठीक है, इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ में आ गया? और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसको बार बार 2 से 3 बार अगर आपको देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सब याद हो जाएगा। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे 2 नंबर हो या 3 नंबर हो। और ऐसे भी इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे बायोलॉजी का लाने वाले हैं। ठीक, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का जानकारी मिल पाएगा। ओके, गुड बाय फॉर ऑल। ओके, थैंक्स।